हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कवर किए थे। मेल्टिंग पॉइंट और इवापोरेशन कवर किए थे। इवापोरेशन कंप्लीट नहीं किए थे, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। हम पढ़े थे कि सॉलिड्स दो तरह के होते हैं। कुछ सॉलिड्स मेल्ट करने पर एक्सपैंड करते हैं और कुछ सॉलिड्स मेल्ट करने पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे सॉलिड्स पर अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं प्रेशर, यानी कि प्रेशर अगर आप बढ़ाते हैं फॉर सच सॉलिड्स विच कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। प्रेशर भी क्या करता है, हमेशा चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, यानी कि पार्टिकल्स को एक दूसरे से के करीब लाता है, क्लोज लाता है। ठीक है, और प्रेशर भी वही करता है। ठीक है, और एक होता है एक्सपेंशन। कुछ सॉलिड एक्सपेंड करते हैं, वहाँ प्रेशर लगाएंगे तो आप प्रोसेस को अपोज करेंगे और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर में मेल्ट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेल्टिंग प्रोसेस में टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। चीज़ें लोअर टेम्परेचर में होती है और हायर टेम्परेचर में जाके मेल्ट करता है। दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस। लेकिन फ्रीजिंग में क्या होता है? फ्रीजिंग में बात उल्टी है। फ्रीजिंग में आप क्या करते हैं, जनरली टेम्परेचर को घटाना पड़ता है। फ्रीजिंग प्रोसेस में बच्चे मिस गाइड हो गए हैं इसको आप गलत समझ लिए हैं। बहुत सारे बच्चे सही समझे हैं कि फ्रीजिंग प्रोसेस में क्या होता है, आप टेम्परेचर को घटाते हैं रेदर देन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पर मेल्टिंग से चीज़ों को उल्टा समझना पड़ेगा, आप इसको ऑपोजिट वे, इन अदर वे आपको समझना पड़ेगा। क्या होता है, आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज होता है। ठीक है, कौन? वाटर लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो पहले आना पड़ेगा। क्या नॉर्मली वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है? नहीं, वो 30, 40, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है। तो उस टेम्परेचर को धीरे धीरे आप घटाते हैं। यानी कि जब आप फ्रीज करते हैं किसी लिक्विड को, तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, उल्टी बात हो गई। यानी कि जो वर्क डन होता है वो टेम्परेचर घटाने में होता है, ना कि टेम्परेचर को बढ़ाने में। ठीक है, अब जो सॉलिड एक्सपेंड कर रहा था, क्या करने पर? मेल्ट करने पर वो लिक्विड क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सेम मैटर का लिक्विड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करने पर? फ्रीज होने पर। ऐसे के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहा है, यानी कि जहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था जिस सॉलिड के लिए, उसी मैटर के लिक्विड फॉर्म के लिए अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? प्रेशर को बढ़ाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ना कि घटेगा नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ने से फ्रीजिंग प्रोसेस आसान होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है, एक सब्सटेंस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रहा है, एक सब्सटेंस 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रहा है। ठीक है, हाई टेम्परेचर से आप टेम्परेचर को घटाना शुरू करेंगे। मान लिया आपके पास दोनों सब्सटेंस 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो आपको यहां पहुंचने में ज्यादा आसानी है कि यहां पहुंचने में ज्यादा आसानी है? आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने में ज्यादा आसानी, यानी कि जिसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है उस लिक्विड को फ्रीज करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू द लिक्विड विच हैव लेसर फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम होगा, फ्रीजिंग प्रोसेस उतना टफ हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर को घटाने के लिए आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो वो लिक्विड जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, फ्रीज होने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है, इसका मतलब फ्रीजिंग प्रोसेस टफ नहीं हो रहा है, द प्रोसेस इज बीइंग ईजियर, प्रोसेस आसान हो रहा है। ठीक है, हायर टेम्परेचर में किसी लिक्विड को फ्रीज करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू दी लोअर टेम्परेचर। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब इस बात को समझ लेंगे कि फ्रीजिंग प्रोसेस क्या है? फ्रीजिंग इज द कन्वर्जन ऑफ liquid to solid, and what is the freezing point? The temperature at which the liquid state and the solid state of a substance are at equilibrium. ठीक है, आप इसको इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग क्या हो गया, ये बार बार हम बता भी चुके हैं, फिर भी हम फ्रीजिंग पॉइंट लिख देते हैं एक बार कि फ्रीजिंग पॉइंट आप किसे बोलेंगे। थोड़ा सा ट्रेडिशनल डेफिनेशन से बाहर आके, the temperature at which the liquid state
and the solid state are of a substance are at इक्विलिब्रियम। ठीक है, कौन सा स्टेट? लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट अगर इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी कि आपके पास सॉलिड स्टेट है लेकिन लिक्विड स्टेट है वो सॉलिड स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया, तब उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कौन सा प्रोसेस होगा? फ्रीजिंग होगा, और जब फ्रीजिंग होगा तो लिक्विड कहाँ जाएगा? सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा एट अ फिक्स टेम्परेचर। क्यों? आप सब जानते हैं कि फेज ट्रांजिशन में टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यू ऑल हैव ऑलरेडी नोन द रीजन बिहाइंड इट इज द लैटेंट हीट। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। अब कौन कौन से फैक्टर है जिसको फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पर फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है, तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, कौन कौन से फैक्टर हैं? तो प्रेशर का, इफेक्ट ऑफ प्रेशर से ही हम लोग पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब दो तरह के लिक्विड होंगे, अगर दो तरह के सॉलिड्स होते हैं तो दो तरह के लिक्विड भी होंगे सेम मैटर के लिए। पहला लिक्विड क्या होगा? केस वन, फॉर दोज लिक्विड्स, फॉर दोज लिक्विड विच कॉन्ट्रैक्ट, जनरली यही होना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग। अब फ्रीज होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आपने प्रेशर लगाया तो आप भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मींस यू आर सपोर्टिंग द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं मतलब प्रोसेस आसानी से हो जाएगा। प्रोसेस, फ्रीजिंग प्रोसेस आसानी से होने का मतलब ये हायर टेम्परेचर में होगा, यानी कि जिस टेम्परेचर में फ्रीज हो रहा था उससे पहले ही फ्रीज हो जाएगा। उससे पहले फ्रीज होने का मतलब ये हायर टेम्परेचर में होगा, यानी कि प्रेशर अगर ऐसे लिक्विड्स के लिए आप बढ़ाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, इट मींस क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब ये हो गया, फ्रीजिंग बिकम्स easier, that should be remembered। कोई बच्चे ये नहीं समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट अगर बढ़ा तो प्रोसेस टफ हो गया, नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब प्रोसेस आसान हो गया। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा? फॉर सच लिक्विड्स व्हिच एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग। फ्रीज होने पर अगर वो एक्सपेंड करता है तब क्या होगा? उल्टी बात। एग्जांपल्स आपको पता है, एग्जांपल्स मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, केस नंबर 2, ये हो गया केस 1, ये केस 2। फॉर those liquids which expand, ये अनयूजुअल बिहेवियर, एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग। फ्रीज होने पर अगर वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, ये वही सॉलिड हो जाएगा जो सॉलिड मेल्ट करने पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। जाहिर सी बात है उस वो लिक्विड अब फ्रीज होने पर क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। अब इसके लिए अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आप प्रोसेस को अपोज कर रहे हैं, प्रोसेस को अपोज कर रहे हैं मतलब आपका फ्रीजिंग टफ होना है। फ्रीजिंग कब टफ होता है? लोअर टेम्परेचर में कि हायर टेम्परेचर में? तो आप क्या बोलेंगे कि फ्रीजिंग इज टफ एट लोअर टेम्परेचर, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाएगा? घट जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट घटने का मतलब फ्रीजिंग बिकम्स टफर। ठीक है, फ्रीजिंग क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। ये दो बातें हो गई। ठीक है, अब हमारा है इम्प्यूरिटीज का क्या इफेक्ट है। इफ यू आर एडिंग इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज का मतलब कोई फॉरेन सब्सटेंस उसमें ऐड कर रहा है। फॉरेन का मतलब जो सब्सटेंस आपके पास था ऑलरेडी उसका एक फ्रीजिंग पॉइंट था। ठीक है, अब आप उसमें कुछ नया सब्सटेंस इंट्रोड्यूस कर दिए, मिक्स कर दिए। आफ्टर मिक्सिंग व्हाट वुड बी द न्यू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर है, वाटर को फ्रीज करना है, आप एक ऐसे प्योर वाटर को फ्रीज कर रहे हो, उस पर चीनी डाल के फ्रीज कर रहे हैं, तो कौन पहले फ्रीज होगा? बताइए, एनी आइडिया क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। आप सब जानते हैं कि जब किसी लिक्विड में
या फिर किसी सब्सटेंस में आप नया सब्सटेंस ऐड करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। ऑन एडिंग न्यू सब्सटेंस टू अ गिवन सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में नया सब्सटेंस ऐड करने पर उसके ओरिजिनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। अब ओरिजिनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया, एक लिक्विड है उसके अंदर आप क्या डाल दिए, कोई नया सब्सटेंस डाल दिए, नए पार्टिकल्स आएगा, नए पार्टिकल्स आने की वजह से अब नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बनने वाला है वो वीक हो जाएगा। पहले तो वीक हो ही गया, ठीक है। अब नया फोर्स बनने के लिए भी आपको क्या चाहिए, ज्यादा मुसीबत करनी पड़ेगी, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ओरिजिनल पार्टिकल को एक दूसरे से स्टिक करने के लिए ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी कि फ्रीजिंग टफ हो जाएगा। यानी कि इफेक्ट ऑफ, अगर आप देखेंगे एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज, दूसरा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या होता है, ऑन एडिंग impurities to a liquid, the freezing process becomes more difficult, ठीक है। फ्रीजिंग क्या होता है, ज्यादा डिफिकल्ट होता है। फ्रीजिंग ज्यादा डिफिकल्ट कब होता है, एट द लोअर टेम्परेचर। तो हम क्या बोलेंगे, ऑन एडिंग इम्प्यूरिटीज टू अ लिक्विड द फ्रीजिंग प्रोसेस बिकम्स मोर डिफिकल्ट। इट मींस, व्हाट डज इट मींस, इट मींस द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। इसी को कुछ लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये आप सॉल्यूशन में इसका डिटेल स्टडी करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं, ये आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात, ओके। यानी कि मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा और ओरिजिनल लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉल्वेंट है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हम मान लेते हैं TFOLV, टी सॉल्वेंट, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्वेंट, ठीक है। अब मिक्सचर बन गया तो वो क्या हो गया, इसको हम लोग बोल दिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। यही डिफरेंस क्या कहलाता है, डेल्टा TF, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा TF। और ये कितना घटा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक जाने में कितना फ्रीजिंग पॉइंट घटा, इसी को लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका डिटेल डिस्कशन आपका सॉल्यूशन में होगा, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में होगा, क्लियर। चलिए अब मूविंग टू इवापोरेशन, जो हमारा अनफिनिश्ड टॉपिक था, इवापोरेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। व्हाट इज इवापोरेशन, इवापोरेशन इज द कन्वर्जन, फेज ट्रांजिशन ऑफ अ लिक्विड to its gaseous state from its surface at any temperature but below the boiling point of that given liquid, and that very process is very slow, and this process is responsible for cooling, यानी कि it causes cooling effect to the surrounding or to the atmosphere. That's clear, ये सब आप पढ़ चुके हैं, हम पढ़ा भी दिए हैं। अब हम लोग पढ़ रहे थे कि what are the factors that affect the rate of evaporation, evaporation के रेट को बदलने वाला कौन कौन सा फैक्टर्स है। तो हम लोग फैक्टर्स तो पढ़ चुके थे, लेकिन वो किस तरह से अफेक्ट करता है वो हमें पढ़ना बाकी रह गया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन। राइट डाउन द टॉपिक अगेन। फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ओके। Factors affecting rate of evaporation, ठीक है। नंबर 1, सरफेस एरिया। एज यू ऑल नो इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, तो ये डेफिनेटली कहाँ पर डिपेंड करेगा, सरफेस पे। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ
इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि हायर दी लार्जर द सरफेस एरिया हायर द रेट ऑफ इवापोरेशन। हम लोग लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, यू कैन राइट द लैंग्वेज हायर द सरफेस एरिया, नो लॉन्गर दिस बिगर द सरफेस एरिया, यू कैन से बिगर द सरफेस एरिया, या फिर हाँ लार्जर भी कहा जा सकता है, या फिर वाइडर द सरफेस एरिया, जैसे पता चले कि ज़्यादा सरफेस एरिया है, ठीक है। मोर द सरफेस एरिया हायर द रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। दूसरी बात टेम्परेचर, जाहिर सी बात है ये पूरा काइनेटिक एनर्जी का खेल है। क्या होता है इवापोरेशन में? इवापोरेशन में सरफेस के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है, दैट इज व्हाई दे गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू लीव द सरफेस। At higher temperature, the more particles will get enough kinetic energy to leave the surface. It means the more particles will go to the gaseous state. It means the rate of evaporation is higher at higher temperature and rate of evaporation is slower at the lower temperature. अब बोल सकते हैं rate of evaporation is higher at higher temperature. And lower at lower temperature, or you can write in literature and vice versa, ठीक है। थर्ड वन, आप इसका जनरल एग्जांपल भी देख सकते हैं। गर्मी में रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा, ठंड में गर्मी रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ कैसे जाता है, ऐसे एग्जाम्पल। सरफेस एरिया ज़्यादा, आप चादर वगैरह धोते हैं, बेडशीट वगैरह धोते हैं, एक बंदा बेडशीट को वैसे ही धो के बिना खोल के बिना स्प्रेड करके ऐसे सूखने दिया, और एक बंदा उसको पूरी तरह से खोल के सूखने दिया। जो खोल के सूखने दिया, he has actually increased the surface area, that is why that bedsheet will dry up quickly, ठीक है। लेकिन जिसने उसको स्प्रेड नहीं किया, पूरी तरह से खोल के सूखने नहीं दिया, उसका बेडशीट जल्दी नहीं सूखेगा। रीजन क्या है? लेस सरफेस एरिया, लेस स्लोअर इज द रेट ऑफ इवापोरेशन, मोर सरफेस एरिया हायर, ठीक है। हायर इज द रेट ऑफ इवापोरेशन, रिमेंबर दिस। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेट ऑफ। तीसरी बात क्या थी? ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी है क्या? ये है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में वाटर वेपर जो प्रेजेंट है उसको आप क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इसी को काउंट करता है कौन? ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा, एयर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही कंटेन कर सकता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, कहीं कोई चीज़ बढ़ा जा रहा है, कोई चीज़ जा रहा है, जैसे वहाँ पर चीज़ें बढ़ेगी वैसे वैसे जाना कम हो जाएगा, रेट जो है उसका कम हो जाएगा। उसी तरह से एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इवापोरेशन का रेट घटता है। यानी कि ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन उतना कम होगा। ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही कम होगा। ह्यूमिडिटी कहाँ पर होता है? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ गया, रेट ऑफ इवापोरेशन घट जाएगा। एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी घट जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। इसको आर्द्रता कहते हैं। नंबर 4, स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड, आप जानते हैं विंडी डे में कपड़े जल्दी सूखते हैं। ऑल आर नोन टू इट कि जहाँ जब विंडी डे होता है, हवाएं चलती है तेज तेज, कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर इवापोरेशन हो रहा है वहाँ पे वो जो वाटर वेपर है दूर चला जाता है। समझ में आ रही बात? आप ये भी देख सकते हैं, आपको पसीना होता है, आप फैन ऑन करके बैठ जाते हैं तो आप बदन जल्दी सूख जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि विंड का जो स्पीड है वो बढ़ गया। विंड का स्पीड बढ़ने की वजह से पार्टिकल दूर ट्रेवल करने लगते हैं, जिसकी वजह से इवापोरेशन का रेट बढ़ जाता है। यानी कि स्पीड ऑफ विंड अगर ज़्यादा है, स्पीड ऑफ विंड SOW अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। रिमेंबर दिस, ठीक है। व्हाट एल्स वी हैव टू स्टडी, इसको आप कॉपी करें। और क्या क्या बच गया हमारा देखते हैं हम लोग। Okay, done. अब another phase transition from liquid to gas is boiling. दूसरा हमारा क्या है? बॉइलिंग है। ये बॉइलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इस तरह से फ्रीजिंग इंपॉर्टेंट है, लिक्विड से सॉलिड, उसी तरह से लिक्विड से गैस में जाना बॉइलिंग जो है एट अ फिक्स टेम्परेचर, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन किस तरह से अलग है। बॉइलिंग देखते हैं हम लोग, बॉइलिंग, ठीक है। बॉइलिंग क्या है, एक बल्कियर फेनोमेना है, बल्कियर फेनोमेना, ठीक है। कैसा फेनोमेना है, बल्कियर। बॉइलिंग है क्या एक्चुअली, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना, दिस इज बॉइलिंग। लिक्विड से गैस स्टेट में फेज ट्रांजिशन क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। ये एक बल्कियर फेनोमेना है। इवापोरेशन सरफेस फेनोमेना, ये एक बल्कियर फेनोमेना है। कब होता है, एट अ फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं डिफाइंड एट अ फिक्स टेम्परेचर, एक्चुअली होता है। इसी फिक्स टेम्परेचर को आप बोलेंगे बीपी, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। फास्ट होता है। अच्छा, बल्कियर का मतलब ऑल द पार्टिकल्स आर टेकिंग पार्ट। सरफेस का मतलब ओनली सरफेस पार्टिकल्स ऑफ सरफेस आर टेकिंग पार्ट। ऑल द पार्टिकल्स आर टेकिंग पार्ट का मतलब ये नहीं है कि सारे पार्टिकल्स एक साथ गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब ये है ऑल द पार्टिकल्स हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द gaseous state, but only those particles go to the vapor state which have the enough potential energy, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी सबके पास सेम हो जाती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जिसको पहले मिल गई, यानी कि लेटेंट हीट जिसको पहले मिल गई वो पहले चला जाएगा, लेटेंट हीट जिसको बाद में मिलेगा वो बाद में जाएगा। ये हो गया हमारा किसके बारे में, ये एक फास्ट प्रोसेस है, बल्कियर फेनोमेना है, फिक्स टेम्परेचर पर डिफाइंड है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स टेम्परेचर पे होता है। अब बॉइलिंग कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट में होता है, जाहिर सी बात है। बॉइलिंग कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। अब जब बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं, हमारे पास एक लिक्विड है, ये लिक्विड किस में जाएगा, गैसियस स्टेट में जाएगा, तो बॉइलिंग होगा, यानी कि हीट करेंगे आप। लेकिन ये गैस को अगर आप कूल करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को आप लिक्विफिकेशन बोलते हैं या फिर कंडेंसेशन कहते हैं। पहले हम इसको देखते हैं। जब हम लोग इस लिक्विड को हीट करते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है हीट करेंगे, हीट देंगे आप। हीट करने पर इस लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर रेज करेगा, ठीक है। जब एक फिक्स टेम्परेचर आ जाएगा, मान लेते हैं ये H2O है, क्या है, H2O है और ये लिक्विड है, तब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आ जाएगा, इस वक्त अब टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है। आप थर्मोमीटर डुबो के चेक कर सकते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वाटर का अगर वो लिक्विड स्टेट में तो उसका टेम्परेचर रेज नहीं करेगा अंटिल द एंटायर लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फेज, यानी कि टेम्परेचर अब फिक्स हो गया। अब जो आप हीट सप्लाई करेंगे, दैट वेरी हीट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जो हीट सप्लाई करेंगे वो हीट बन जाएगा लेटेंट हीट, ठीक है। यानी कि ये हीट क्या करेगा, फेज ट्रांजिशन में जाएगा। क्लियर हो रही बात। Initially, the heat supplied to the system increases the kinetic energy. That kinetic energy is responsible for the increment of the temperature. After reaching a fixed temperature, the kinetic energy remains same. At that point, potential energy starts increasing. As the potential energy increases, the intermolecular force of attraction is start to break down. वो break होना शुरू हो जाता है और वो हीट जो उसको ब्रेक कर रहा है, दैट वेरी हीट इज लेटेंट हीट। बात समझ में आ रही है। अब इस टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर H2O लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। समझ में आ रही बात। क्यों हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आपके पास गैस है तो उसको आप कूल करेंगे अगर, तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर आपके पास लिक्विड है, उसको हीट करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट ऑफ H2O आर एट इक्विलिब्रियम, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। यानी कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। या फिर इसको आप कह सकते हैं द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, ठीक है। एक्चुअली ये सही डेफिनेशन आपके क्लास 9 तक है, तो ये भी हम लोग लिखेंगे पहले, द टेम्परेचर at which a liquid starts boiling
at the normal atmospheric pressure, NAP, that is normal atmospheric pressure. इसका दूसरा डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द टेम्परेचर at which the liquid and the gaseous state of a matter can coexist, एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। या फिर चलिए अभी इसको बाद में देखते हैं, इससे पहले एक चीज़ और देखते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस पहले ही हो रहा था, जब आप हीट नहीं कर रहे थे पार्टिकल्स जा रहे थे, यहाँ कुछ वेपर के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब ये वेपर मॉलिक्यूल जो है, वेपर पार्टिकल जो है, इस लिक्विड का वेपर इसके सरफेस पे, इस लिक्विड का वेपर इसके सरफेस पे, ये क्या है? वेपर फेज, और ये उसका लिक्विड फेज है। समझ आ रही बात? इस लिक्विड का वेपर पार्टिकल्स जो हैं, ये उस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वॉल पे कर रहा है, ऊपर में कर रहा है। अगर कंटेनर को आप क्लोज कर देंगे तभी ये डिफाइन होता है। क्लोज कंटेनर जब करेंगे, कंटेनर के वॉल पे वो क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा, सरफेस पे अप्लाई करेगा, साइड वाइज प्रेशर अप्लाई करेगा। वेपर है तो गैस की प्रॉपर्टी, और गैस हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है। तो जब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वेपर होता है, जब आप हीट सप्लाई नहीं कर रहा है, कुछ हीट सप्लाई नहीं कर रहा है, पार्टिकल्स क्या कर रहा है? इवापोरेट कर रहा है। कंटेनर क्लोज कर दिए हैं, इवापोरेशन होना शुरू हो गया। अब इवापोरेशन हो रहा है, जाहिर सी बात है, फिर टकराएगी, एनर्जी लूज करेगी, फिर कंडेंसेशन होने लगेगा। आ रही बात समझ में? तो इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। उस समय जो वेपर का प्रेशर होगा उसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब कंटेनर को ओपन कर दी, अब ये वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्या? बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि उसके बाद जब हीट सप्लाई करेंगे तो उन पार्टिकल्स की एनर्जी, यानी कि वो पार्टिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो वेपर प्रेशर उसका था, वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाएगी। आ रही बात समझ में? कहीं इंटर करने के लिए आपको ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। तो पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर, यानी कि जो वेपर स्टेट में उसका प्रेशर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। सिंपल सा, इसको बहुत डिटेल स्टडी एक्चुअली करेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में। अभी आप इसको समझें कि वेपर का जो प्रेशर है, वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब ज़्यादा हो जाता है तो बॉइलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हम क्या कहते हैं? जिस टेम्परेचर में वेपर का प्रेशर, that is the pressure exerted by the vapor phase of a liquid at the surface of it is called vapor pressure। तो इसको हम लोग डिटेल करेंगे अगला, मतलब जब सॉल्यूशन वगैरह पढ़ेंगे उसमें हम लोग वेपर प्रेशर स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। अभी बस वेपर प्रेशर टर्म जान लीजिए आप। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नया डेफिनेशन आ गया। द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure। ठीक है। हमको तीन अलग अलग डेफिनेशन मिल गया बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट जहां पर बॉइलिंग शुरू हो, बॉइलिंग पॉइंट है ना, जहां पर लिक्विड और गैसेस स्टेट एक साथ एग्जिस्ट कर जाए, या फिर जब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर हायर क्लासेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। यू कैन कॉपी दिस। चलिए कॉपी हो गया। आई थिंक आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे, है ना, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हो गया, 30 मिनट का लगभग लेक्चर हो चुका है, तो हम यहीं तक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, और कुछ स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। देन वी विल फिनिश द चैप्टर। ठीक है, पीस आउट, थैंक यू वेरी मच।